जो बच्चे इस साल बीएससी 6 सेमेस्टर जियोलॉजी पेपर सेकंड देने वाले हैं उनके लिए ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि ऐसे बहुत से क्वेश्चन होंगे जो इन क्वेश्चन से आपके एग्ज़ाम पेपर में फंसेंगे। जिस तरह सूरज पूरब से निकलता है उसी तरह ये क्वेश्चन एग्ज़ाम पेपर में रखे हुए मिलते हैं। पेपर सेकंड है इकोलॉजी, एथोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस एंड वाइल्ड लाइफ। चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं जो इस साल आपके एग्ज़ाम पेपर में फंस सकते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट मैंने लिया है, सिन इकोलॉजी क्या है? इंग्लिश और हिंदी दोनों में। जो बच्चे इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, जो बच्चे हिंदी वाले हैं वो हिंदी में पढ़ सकते हैं। अब पेपरों का टाइम ज़्यादा बचा नहीं है, अच्छे से मेहनत करो। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, सिन इकोलॉजी क्या है? व्हाट इज सिन इकोलॉजी? सी पे टिक लगा दो। समुदायों का अध्ययन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, दो प्रजातियों के बीच क्या संबंध है जहां एक को लाभ होता है और दूसरे को नुकसान होता है? कभी आपने मच्छर पे डिस्कस करा? जब मच्छर हमारी बॉडी में बैठ के खून पीता तो हमें घाटा होता, यानी कि नुकसान होता और मच्छर को फायदा होता है। इस घटना को हम पता क्या बोलते हैं? परजीविता। तो यहाँ पे सी पे आप टिक लगा दो। सी नंबर इज द राइट ऑप्शन। फटाफट तेजी से 100 क्वेश्चन मैं आज करवा देता हूँ और उसके बाद आपको पेपर भी दे के आना है कल परसों तरसों या फिर 10 12 15 जब भी पेपर है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जैव समुदाय में अजैविक कारक का उदाहरण है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एडियोबैटिक फैक्टर इन ए बायोटिक कम्युनिटी? तापमान जो है ना, देखो शिकारी अपघटक ये सब के सब जैविक होते हैं, बाकी जो तापमान है वो क्या होता है हमारा? अजैविक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैव समुदाय में की स्टोन प्रजाति हो सकती है? विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी की स्टोन स्पीसीज इन ए बायोटिक कम्युनिटी? ए टॉप प्रेडेटर यानी कि शीर्ष शिकारी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अल्फा विविधता की अवधारणा का तात्पर्य है? ए पे टिक लगा दो। एक ही जैव समुदाय के भीतर विविधता, डाइवर्सिटी विद इन ए सिंगल बायोटिक कम्युनिटी। एक ही समुदाय के भीतर अल्फा विविधता, याद कर लो अल्फा विविधता एक ही समुदाय के भीतर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बीटा विविधता की अवधारणा का तात्पर्य है? विभिन्न समुदायों की विविधता। बी पे आप टिक लगा दो। विभिन्न समुदायों की विविधता, याद करो ठीक से, विभिन्न समुदायों की विविधता। बीटा मतलब बीटा मतलब विभिन्न, समझ गए इस चीज़ को? ऐसे करके याद कर लेते हैं। याद करने के बस तरीके होते हैं बड़े सिंपल से। प्राकृतिक बास ओवरलैप से क्या तात्पर्य है? भाई प्राकृतिक बास ओवरलैप से क्या तात्पर्य है? जल्दी बताओ फटाफट तेजी से। बी पे टिक लगा दो। प्रजातियों की पारिस्थितिक भूमिकाओं में समानता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है, पारिस्थिति का जनक किसे माना जाता है? भाई पारिस्थिति के जनक जो है ना वो हेकल को माना जाता है, अर्नेस्ट हेकल को। समझ गए इस चीज़ को? अरे यार आपसे बड़ा कोई इंटेलिजेंट नहीं है, यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट। किस जैव समुदाय में पोषित संरचनाओं की अवधारणा का तात्पर्य है? किसी जैव समुदाय में पोषित संरचना की अवधारणाओं का तात्पर्य है? द कंसेप्ट ऑफ ट्रोफिक स्ट्रक्चर इन ए बायोटिक कम्युनिटी रेफर्स टू राइट ऑप्शन। राइट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए इसका? बी पे आप टिक लगा दो। प्रजातियों की उनके आहार संबंधों के आधार पर व्यवस्था। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। भारत में पारिस्थिति का जनक किसे माना जाता है? वो माना जाता है प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को। चलो भारत के पहले साइंटिस्ट का मतलब भारत के साइंटिस्ट का नाम तो कम से कम आया। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। पारिस्थितिकी में बायोम शब्द का क्या तात्पर्य है? डी पे आप टिक लगा दें। किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले जीवों का जैव समुदाय। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, जैव विविधता संवर्धन किसके कारण होता है? बायोडाइवर्सिटी इनहेंसमेंट इन कस्ट वाई किसके द्वारा होता है? ये पूछा ना किसके द्वारा होता है? ए पे टिक लगा दो। अनुकूल परिस्थितियां। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिगामी अनुक्रमण का उदाहरण है? रेगिस्तान का नाम सुना है? रेगिस्तान है? अरे चलो रेगिस्तान चल रहे हैं भैया, गर्मी में वहीं रेत पे बैठा खाना खाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, मधुमक्खी और फूल के बीच का संबंध क्या होता है? पारस्परिकता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में शेर के लिए जेब्रा उदाहरण है शिकार का। शेर जो होता है ना वो हमेशा जेब्रे को एक शिकार की नज़र से देखता है, एक शिकार की नज़र से देखता है। ऐसे ही आप लोग हो, ठीक है, आप भी किसी न किसी को शिकार की नज़र से ज़रूर देखते होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, ओट इकोलॉजी का अध्ययन किस में संबंधित है? ओट इकोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? तो ओक यानी कि ओट इकोलॉजी का जो संबंध होता है ना वो एक ही प्रजाति के जीव से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, पृथ्वी पर जलवायु का मुख्य चालक क्या? आपने पढ़ा होगा सोलर रेडिएशन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं छोटे सा। क्वेश्चन नंबर 18, ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्य रूप से किसकी सांद्रता से प्रभावित होता है? कार्बन डाइऑक्साइड की। ये सबसे बड़ा कारक है ग्रीन हाउस प्रभाव का। एडिफिक कारकों का संबंध होता है मिट्टी से। ठीक है, यह पदार्थ से, तापमान से या ओप्रोसवी से। 19 में क्या लग रहा है भाई? ए ही राइट ऑप्शन है। वैसे जहाँ ओप्रोसवी आ जाता है लगभग वही आंसर होता है। किस मिट्टी के कण आकार में सबसे छोटे होते हैं? चिकनी मिट्टी के कण आकार में सबसे छोटे होते हैं। किस मिट्टी में जल धारण क्षमता न्यूनतम होती है? विच सोयल हैज़ द मिनिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी? वो होती है बालू मिट्टी में।
बलुई मिट्टी, कितना भी पानी देते रहो भैया, एक हाँ लगाओगे पानी इधर थोड़ी देर में ख़त्म। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, इकोसिस्टम शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? नाम देखा आपने, टेंस लेना है, इकोसिस्टम दिया। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, किसी पारिस्थितिक तंत्र में अपघटक की क्या भूमिका? कार्बनिक पदार्थों को तोड़ना और पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण करना। चलिए फटाफट तेजी से रिवीजन कर लेते हैं, आपके पास टाइम नहीं है इतना, और भी एक लेक्चर और डालना मुझे अभी। आपको किस पोषी स्तर में शाकाहारी जीव मिलेंगे? भाई प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं ना, वो सबके सब शाकाहारी जीव वाले होते हैं। बड़ा बड़ा सिंपल पेपर है। किस पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे अधिक जैव विविधता देखने को मिलती है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन का नाम सुना आपने, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। चलिए घूमने चलते हैं कभी। वायुमंडल में ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? सूर्य से आने वाले हानिकारक परावैंगनी किरणों को रोकना। बी पे आप टिक लगा दो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, वो ग्रीन हाउस गैस होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में फास्फोरस चक्र की क्या भूमिका होती है? भाई डीएनए और आरएनए संश्लेषण करना। ठीक है, अरे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, निम्नलिखित में से कौन सी पारिस्थितिकी तंत्र में एक अजैविक कारक है? भाई तापमान जो है ना, वो एक अजैविक कारक है। अब जैविक और अजैविक कारक क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप लोग देखो इंटेलिजेंट तो हो कुल मिला के। निम्नलिखित में से कौन सा कीस्टोन प्रजाति का उदाहरण है? ओक का पेड़, फर्न, भेड़िया, टिड्डा। निम्नलिखित में से कौन सा कीस्टोन प्रजाति का उदाहरण है? तो वो है तुम्हारे पास भेड़िया पे टिक लगा दो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक स्थानांतरित ऊर्जा की मात्रा की व्याख्या करता है? 10% नियम पढ़ा है आपने कि 10% ऊर्जा घास से जो है वो उसमें ट्रांसफर होगी, कीट में ट्रांसफर होगी 10% ऊर्जा, फिर मेढक में ट्रांसफर होगी 10% ऊर्जा, फिर सांप में ट्रांसफर होगी 10% ऊर्जा, फिर भेड़िए में ट्रांसफर होगी, गिदड़ में ट्रांसफर होगी, जो सांपू कहते हैं, या मोर में ट्रांसफर होगी, बाद में ट्रांसफर होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, कार्बन चक्र में अपघटक की प्राथमिक भूमिका क्या होती है? कार्बनिक पदार्थों को तोड़ना और कार्बन यौगिकों को छोड़ना। क्वेश्चन नंबर 33, पारिस्थितिकी तंत्र में पोषी स्तरों के बीच ऊर्जा हस्तांतरण की दक्षता सीमा क्या? व्हाट इज द इफिशियंसी लिमिट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन ट्रॉपिक लेवल्स इज एन इकोसिस्टम बेस्ड, यानी कि 10 to 20%। राइट ऑप्शन 10 to 20%, यही होना चाहिए, यानी 10 to 20%। हाँ यही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, किसी पारितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता हमेशा सीधा होता है, क्योंकि कभी ऊर्जा उल्टी ट्रांसफर हो ही नहीं सकती। अगर आपको लग रहा है कि यार शेर की ऊर्जा सांप में ट्रांसफर हो, सांप की ऊर्जा मेढक में ट्रांसफर हो, मेढक की ऊर्जा कीट में ट्रांसफर हो, कीट की ऊर्जा घास में ट्रांसफर हो, ये इम्पॉसिबल है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38 हमारा, नाइट्रोजन चक्र में अपघटक का प्राथमिक कार्य क्या हो? व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ डिकम्पोजर इन द नाइट्रोजन साइकिल? यहाँ पे डी पे टिक लगा दो, कार्बनिक पदार्थों को तोड़ना और नाइट्रोजन यौगिकों को छोड़ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ऑप्शन बड़े लंबे लंबे दे रखे हैं और पेपर भी ऐसे ही आता है बेटा, ध्यान से पढ़ना। वाहन क्षमता क्या है? भाई वाहन क्षमता क्या होती है यार? वाहन क्षमता क्या होती है? एक बस के भीतर 60 की जगह 120 सवारी भरना, वो वाहन क्षमता होती है? अरे यार ऐसा थोड़ी ना है। जल्दी बताओ इसका राइट ऑप्शन बताओ, जल्दी फटाफट। 36 का राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ए पे टिक लगा दो। अधिकतम जनसंख्या का आकार, अधिकतम जनसंख्या आकार जो एक पर्यावरण समर्थन कर सकता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37, के चयनित प्रजाति के जीवों की विशेषताएं क्या हैं? के चयनित प्रजाति के जीवों की क्या विशेषताएं? तो के चयनित प्रजातियों की जीवों की विशेषताएं वो होती हैं दीर्घजीवी, अपेक्षाकृत कम बच्चे पैदा करते हैं। यही है 37 में का बी नंबर। कहा भैया हैं? अरे यार यही नंबर है, ये लगा दो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लगा दिया मैंने, अब लगा दिया बेटे, तुमसे पूछे लगाऊंगा, लगा दिया। आर चयनित प्रजाति के जीवों की विशेषताएं क्या है भैया? जो इसमें तो है नहीं कोई भी ऑप्शन, ये रहेगा। डी पे टी लगा दो। अल्पायु बहुत से बच्चे पैदा करता है, ठीक है। अरे ला, दीर्घायु बेचारा कम बच्चे पैदा कर दिया और अल्पायु दे दबा बच्चे पैदा कर दिया। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। रेगिस्तान बायोम में पौधों का मुख्य अनुकूलन क्या है? जो मोटी मोटी झल्लियों में ना क्यूटिकल है, ये वाला, ये पानी की कमी को कम करने के लिए मोटी झल्ली। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, चैपरल बायोम को अन्य स्थानीय बायोम से क्या अलग करता है? व्हाट इज डिस्टिंग्विश द चैपरल बायोम फ्रॉम अदर टेरेस्ट्रियल बायोम्स? वो करता है बार बार जंगल की आग लगना। सी पे आप टिक लगा दो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, अल्पाइन टुंड्रा बायोम की विशेषता क्या है? अल्पाइन टुंड्रा बायोम की क्या विशेषता है? भाई विशेषता है सी पे आप टिक लगाओ, तापमान और ऊंचाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 42वां, रिले फ्लोरिस्टिक्स की अवधारणा के केंद्र में कौन सा कारक है? वो है प्रजातियों की परस्पर क्रिया में परिवर्तन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा सिंपल क्वेश्चन नंबर 43वां, पढ़ के देखो पहले। ए वोल्केनिक यूरोप्शन डेट लीव्स बिहाइंड ए वेरियन लावा फील्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एक ज्वालामुखी विस्फोट से जो अपने पीछे बंजर लावा क्षेत्र छोड़ जाता है, इसका एक उदाहरण है। तो वो है तुम्हारे पास, इसका एक उदाहरण है, बहुत शानदार उदाहरण है। ए पे टिक लगा दो, प्राथमिक अनुक्रमण का, या फिर चलो यार प्राथमिक उत्पन्न सही है। देख लेना एक बार इस क्वेश्चन का आंसर हो। किस कारक के अनुक्रमण का चालन नहीं माना जाता? बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत दमदार क्वेश्चन है। किस कारक के अनुक्रमण का चालन नहीं माना जाता है?
तो किस कारक को अनुक्रमण का चालन नहीं माना जाता है? तो डी पे आप टिक लगा दें, प्रजाति समृद्धि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। किस क्षेत्र की दो भिन्न वनस्पतियों के बीच संक्रमणकालीन क्षेत्र हैं? किसी क्षेत्र की दो भिन्न वनस्पतियों के बीच संक्रमणकालीन क्षेत्र हैं। तो 45 पर राइट ऑप्शन ए पे आप टिक लगा दो, इकोटोन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है। किस प्रकार के जनसंख्या वृद्धि वक्र की विशेषता बिना किसी सीमित कारकों के घातांक की वृद्धि है? लॉजिस्टिक वक्र का नाम सुना है आपने? भाई बस यही है, नहीं है। यहाँ पे जे पे टिक लगाओ, जे आकार का वक्र है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल में जनसंख्या वृद्धि की सीमित करने वाला प्राथमिक कारक क्या? व्हाट इज द प्राइमरी फैक्टर लिमिटिंग पॉपुलेशन ग्रोथ इन ए लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल से एक ना एक क्वेश्चन हर साल एग्जाम पेपर में फंसता है। यहाँ पे सी पे आप टिक लगा दो, वाहन क्षमता, जो कि ऊपर बताया गया था। क्वेश्चन नंबर 48। सेनन बीनर सूचकांक का क्या ध्यान में रखता है? व्हाट डज द सेनन बीनर्स इंडेक्स टेक इनटू अकाउंट? क्या ध्यान में रखता है? यार कभी कभी तो मुझे चारों ऑप्शन अच्छे लगते हैं और चारों में से एक ऑप्शन होता है, छांटना बड़ा भारी पड़ जाता है कि यार कौन से पे लगाऊं। सी पे आप टिक लगा दो, दोनों प्रजातियों की स्मृति और समता। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 48। म्यूटलिज्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ सी पे टिक लगाओ, सहजीवन, सिम्बायोसिस, ठीक है। चलिए सिम्बायोसिस। चलिए क्वेश्चन नंबर 50। खाद्य श्रृंखला में पोषक स्तरों की संख्या सीमित होने का कारण है? ऊर्जा उपलब्धता, पोषक तत्वों की उपलब्धता, शिकारी जलवायु संबंधी कारक। राइट ऑप्शन ए पे टिक लगा दो आप, ठीक है। यही हमारा राइट ऑप्शन है, ऊर्जा उपलब्धता। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 51। प्रतिस्पर्धी बहिष्कार सिद्धांत किसने दिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आया हुआ क्वेश्चन है। प्रतिस्पर्धी बहिष्कार सिद्धांत किसने दिया था? हाँ, JF घोष ने दिया था, GF घोष ने दिया था। यहाँ भी GF आ गई भैया। निम्नलिखित में से कौन सा अग्रणी प्रजाति का उदाहरण है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पियोनियर स्पीसीज? कौन सा अग्रणी प्रजाति का उदाहरण है? लाइकेन, भेड़िया, घास, पेड़। तो यहाँ पे सी पे आप टिक लगा दें, लाइकेन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण ग्रीन हाउस गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग में योगदान दे रही है? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। डी पे आप टिक लगा दो। ग्लोबल वार्मिंग का सबसे खतरनाक कारक यही है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ मैं। कौन सा प्रदूषक आमतौर पर झीलों और नदियों में यूरोट्रोफिकेशन से जुड़ा है? विच pollutant is commonly associated with the eutrophication in lakes and rivers? lead, para, phosphorus, radon। तो 54 का राइट ऑप्शन सी पे आप टिक लगा दें, फास्फोरस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है। SMOG शब्द गढ़ने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? वो थे डॉक्टर हेनरी एंटोनी। क्या बात है यार। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक वायु प्रदूषक है? द्वितीयक जो वायु प्रदूषक है ना, वह है तुम्हारे पास ओजोन। अरे वाह, क्या बात है यार। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 58। निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्लीय वर्षा के निर्माण में योगदान देती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ पे है? यह हैगी, ये जल के साथ मिलती है, H2SO4 नीचे बहकर आ जाता और वो होती है अम्लीय वर्षा का pH मान भी लगभग कितना होता है? 4.5 से 5.5 तक, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 60 देखो। अम्लीय वर्षा मुख्यतः किसके ऑक्साइड के कारण होती है? सल्फर डाइऑक्साइड है इसमें भाई, नाइट्रोजन और सल्फर। हाँ, वेरी 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 गुड। तो मैग्नीशियम और सल्फर हो नहीं सकता कभी, नाइट्रोजन और सल्फर, यही राइट ऑप्शन होना चाहिए 60 का मेरे अकॉर्डिंग। आप लोग बता दो आपके अकॉर्डिंग क्या होगा। तो बी पे आप टिक लगा दें, नाइट्रोजन और सल्फर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। फोटोकेमिकल स्मॉग का प्राथमिक स्रोत क्या है? ए पे टिक लगाएं आप, औद्योगिक उत्सर्जन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है भैया, नन्हे मुन्ने बच्चों वाला क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन जो कभी आपने ना पढ़े हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। फोटोकेमिकल स्मॉग से जुड़ा एक विशिष्ट रंग क्या है? फोटोकेमिकल में कौन सा रंग होता है भाई? जल्दी बताओ फटाफट तेजी से। सी पे आप टिक लगा दें, भूरा। मेरे भैया भूरे, भूरे इधर को आ जा ले। क्वेश्चन नंबर 63 देखो। क्लासिक स्मॉग का प्राथमिक कारण क्या है? क्लासिक स्मॉग का प्राथमिक कारण क्या है? तो क्लासिक स्मॉग का प्राथमिक कारण जो होता है ना, वो कोयले का जलना होता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। क्लासिकल स्मॉग का मुख्य घटक क्या है? क्लासिकल स्मॉग का मुख्य घटक क्या है? जो मुख्य घटक कौन सा है भाई? बी पे आप टिक लगा दें, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की प्राथमिक भूमिका क्या है? वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की प्राथमिक भूमिका क्या है? बी पे आप टिक लगाएं, अवरक्त विकिरण और अवशोषित और पुनः प्रसारित करना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 66। पृथ्वी की जलवायु पर ग्रीन हाउस प्रभाव का प्राथमिक प्रभाव क्या है? यानी कि व्हाट इज़ द प्राइमरी इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑन अर्थ क्लाइमेट? 66 का राइट ऑप्शन सी पे टिक लगाएं, ग्लोबल वार्मिंग।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, पृथ्वी के तापमान को बनाए रखने में ग्रीन हाउस प्रभाव का प्राथमिक कार्य क्या है। पृथ्वी के तापमान को बनाए रखने में ग्रीन हाउस प्रभाव का प्राथमिक कार्य क्या है। तो वातावरण को ठंडा रखना, परावैंगनिक विकिरणों का विनिमय, तापमान में वृद्धि है। मिल गया 60 का डी पे लगाओ। घेरे को गर्म रखने के लिए ऊष्मा को फांसना। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक वायु प्रदूषक है जो सीधे वायुमंडल में छोड़ा जाता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट रिलीज डायरेक्टली इनटू द एटमॉस्फेयर। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक वायु प्रदूषक है जो सीधे वायुमंडल में छोड़ा जाता है। यार सीधे वायुमंडल में छोड़ा जाता है, कौन सा हो सकता है जो सीधे वायुमंडल में छोड़ा जाता है। 68 इज द राइट ऑप्शन। 68 का राइट ऑप्शन कौन सा है। 68 यहाँ पे बी पे टिक लगाओ यार, यही है, BOC तो है, बी पे टिक लगा दो, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, ओजोन परत किसके अवरुद्ध करने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। ओजोन परत किसको अवरुद्ध करने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। तो वो हमेशा जो होती है ना, परावैंगनिक किरणों को रोकने के लिए ए पे टिक लगा दो। अरे अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ गए तो मज़ा आ गया। देखो 75 क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में आते हैं, 23 आपको करने हैं। ठीक है, ये ध्यान देना। तो मतलब 23 या 25 आसपास में आपको मार्क्स लाने हैं पास होने के लिए, लेकिन हमें पास ही नहीं होना है। ठीक है, हमें परसेंटेज बनानी है। परसेंटेज तभी बनेगी जब सारे के सारे MCQ आपके अच्छे से रेडी होंगे, तभी आप परसेंटेज बना पाओगे, वरना परसेंटेज नहीं बना पाओगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल के किस क्षेत्र में ओजोन परत पाई जाती है। समताप मंडल का नाम सुना आपने, समताप मंडल। अब समताप मंडल, इसमें बी पे आप टिक लगा दो, ये वाला जो राइट ऑप्शन। ठीक है, यानी कि 70 का बी नंबर एज अ राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेता हूँ, छोटा सा क्वेश्चन है 71वां। समुद्र तल पर ग्लोबल वार्मिंग का क्या परिमाण है। समुद्र तल पर ग्लोबल वार्मिंग का क्या परिमाण है। वो हमेशा ना देखो समुद्र के स्तर में वृद्धि करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। वायुमंडल में बढ़े हुए कार्बन डाइऑक्साइड स्तर का प्राथमिक स्रोत क्या है। व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ इंक्रीज CO2 लेवल्स इन द एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे बी पे आप टिक लगा दो, औद्योगिक उत्सर्जन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, धुआं, राख और धूल किसके मुख्य स्रोत हैं। धुआं, राख और धूल किसके मुख्य स्रोत हैं। ए पे टिक लगाएं, प्राथमिक प्रदूषक हैं ये हमेशा। क्वेश्चन नंबर 74 देखो, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना होता है। 0.03%, इससे ज़्यादा नहीं होगा। चलिए अगला, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में होता है। यूरोट्रोफिकेशन क्या है। व्हाट इज़ यूरोट्रोफिकेशन। यूरोट्रोफिकेशन क्या चीज़ है। यूरोट्रोफिकेशन, सी पे आप टिक लगा दें, पोषक तत्वों के साथ पानी का अत्यधिक संवर्धन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। शहरी क्षेत्रों में मानव जनित ध्वनि प्रदूषण का प्राथमिक स्रोत क्या है। बी पे आप टिक लगा दें, ट्रैफिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 77, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या। व्हाट इज़ द यूनिट फॉर मेजर साउंड इंटेंसिटी। तो 77 का राइट ऑप्शन, बी पे आप टिक लगा दें, डेसिबल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, किसी पोषी स्तर में जैव आवर्धन सबसे अधिक स्पष्ट होता है। इन विच द ट्रॉपिकल लेवल इज बायो मैग्निफिकेशन मोस्ट एविडेंस। किस पोषी स्तर में जैव आवर्धन सबसे अधिक स्पष्ट होता है। कौन सा पोषी स्तर है ऐसा जिसमें जैव आवर्धन सबसे अधिक स्पष्ट होता है। वो होता है तुम्हारे पास तृतीयक उपभोक्ता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। 79 क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। 79 है, बायो रेमेडिएशन क्या है। व्हाट इज़ द बायो रेमेडिएशन। चलिए तो बायो रेमेडिएशन, तो ये क्वेश्चन भी आने का, बायो रेमेडिएशन क्या है। बायो रेमेडिएशन क्या है। बायो रेमेडिएशन क्या है। यार ऑप्शन तो पढ़ रहे हैं, इसमें कौन सा सही बताया जाए। यह वाला सही है, बी पे आप टिला दो। पर्यावरण प्रदूषकों को साफ करने के लिए एक जीवित जीवों का उपयोग। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ सकता है आप लोगों को। फाइटोरेमेडिएशन में पौधों की प्राथमिक भूमिका क्या है। व्हाट इज़ द प्राइमरी रूल ऑफ प्लांट इन फाइटोरेमेडिएशन। तो प्रदूषण अवशोषण या विसरण, प्रदूषण का अवशोषण या विसरण। ये लग रहा है आपको भाई यही है यार, इसमें सोचने वाला का काम है यार। क्वेश्चन नंबर 81 देख लेते हैं। चलिए, बायोरेमेडिएशन को किस पर्यावरण साधन में लागू किया गया है। वो किया गया है वायु में भी कर सकते हो, पानी, मिट्टी, सभी में। डी पे आप टिक लगा दो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, इन सीटू बायोरेमेडिएशन का लक्ष्य है। इन सीटू मेडिएटेशन का लक्ष्य है। मेडिएटेशन का लक्ष्य क्या है। वो है तुम्हारे पास, बी पे आप टिक लगाएं, यानी कि नहीं, सी नंबर इज राइट ऑप्शन, प्रदूषकों का उनके मूल स्थान पर उपचार करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 83, फाइटोरेमेडिएटेशन में एजेंट है।
फाइटोरेमेडिएशन में एजेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फाइटोरेमेडिएशन में एजेंट है, एजेंट कौन सा है, कौन सा एजेंट है, जल्दी बताओ। बी पे आप टिक लगा दो, पौधों का, ठीक है, पौधे प्लांट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 84, अम्लीय वर्षा मुख्यतः वायुमंडल में किन गैसों को छोड़े जाने के कारण होती है? वो होती है सल्फर डाइऑक्साइड, हमेशा याद कर लो ठीक से। कहाँ है इसमें सल्फर डाइऑक्साइड? अम्लीय वर्षा मुख्यतः वायुमंडल में किन गैसों को छोड़े जाने का, एक तो ये सल्फर डाइऑक्साइड और एक ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये दो गैस हैं। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं, चेरनोबिल परमाणु आपदा का प्राथमिक कारण क्या था? चेरनोबिल परमाणु आपदा का प्राथमिक कारण क्या था? तो प्राथमिक कारण जो था ना, वो था तुम्हारे पास सुरक्षा परीक्षण के दौरान मानवीय त्रुटि। अरे है ले भैया, और कर लो बात इन लोगों से। कार्बन क्रेडिट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? कार्बन क्रेडिट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सी पे आप टिक लगा दो, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 87, बीओडी का पूर्ण नाम क्या है? बीओडी, अरे बीओडी की मात्रा बढ़ जाती है किसी में, बीओडी की मात्रा कम हो जाती है किसी पानी में, तो सी पे आप टिक लगा दो, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूएनसीईडी का अर्थ है, यूएनसीईडी का अर्थ है, तो वो है ए पे टिक लगाओ, पर्यावरण और विकास संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 89, सारे क्वेश्चन आपका यहीं से बनने वाले हैं, सारे प्रश्न आपके यहीं से बनने वाले हैं, इसलिए इन 100 क्वेश्चन को मत छोड़ना। क्योटो प्रोटोकॉल कब अपनाया गया? क्योटो प्रोटोकॉल कब अपनाया गया? वो अपनाया गया था 1997 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90, ई कचरे में मुख्य रूप से शामिल है, ई कचरे में मुख्य रूप से शामिल है इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, तभी तो बोलते हैं उसको ई कचरा। क्वेश्चन नंबर 91 है, बौंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? अरे वाह, बौंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? वो है तुम्हारे पास कर्नाटक में। कर्नाटक कहाँ है? यहाँ से तो बहुत दूर है यार। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? अपना यहाँ देखा तुमने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है? ये कहाँ पर है बेटा? ये जो है मैं जा चुका हूँ, यहाँ उत्तराखंड में, यानी कि ये लगभग हमारे घर से पड़ता होगा तो कितना 40 किलोमीटर मात्र, जिम कॉर्बेट पार्क 40 से 45 किलोमीटर पड़ता है बस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 93, निम्नलिखित में से कौन सा तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? क्या समुद्र में बना दिया क्या? निम्नलिखित में से कौन सा तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? सी पे आप टिक लगा दो, केवुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, जापानी है, चाइना का काम कर सकता है ये। मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो है टाइगर रिजर्व के लिए। चलिए उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा वो नहीं है यार। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए दमदार वाले। सी पे टिक लगा दो, पश्चिम बंगाल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 देते हैं, राष्ट्रीय बीज निगम का प्राथमिक फोकस क्या है? राष्ट्रीय बीज निगम का प्राथमिक फोकस क्या है? तो वो है तुम्हारे पास बीज उत्पादन एवं वितरण। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 97 है, मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो 97 का बी पे आप टिक लगाओ, तमिलनाडु में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 है, क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या? बी पे आप टिक लगाएं, जलवायु परिवर्तन संबंध, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 है, निम्नलिखित में से कौन इन विट्रो संरक्षण तकनीक का उदाहरण है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इन विट्रो कंजर्वेशन टेक्निक? कंजर्वेशन टेक्निक, बी पे आप टिक लगाओ, क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक है, क्रायो प्रिजर्वेशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 100, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बाघ अभयारण्य हैं? किस राज्य में सर्वाधिक बाघ अभयारण्य हैं? तो वो जो हैं वो हैं, बी पे आप टिक लगाओ, मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 101 है, कहाँ है? ये रहा, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगर की रिजर्व आबादी के लिए प्रसिद्ध है? विच नेशनल पार्क इज़ फेमस फॉर इट्स बंगाल टाइगर पॉपुलेशन? तो कौन सा हो सकता है? बी पे आप टिक लगा दें, ठीक है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। चलिए ये तो हम कहीं भी गए ना देखे भैया इनको। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षी अभयारण्य के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षी अभयारण्य के लिए प्रसिद्ध है? डी पे टिक लगाओ, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व का लक्ष्य क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व का लक्ष्य क्या है? तो यहाँ पे सी पे टिक लगाओ, संरक्षण को सतत विकास के साथ एकीकृत करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 104 है, क्रायोवेक का उपयोग किसके संरक्षण के लिए किया जाता है? किसके संरक्षण के लिए किया जाता है? ए पे आप टिक लगा दें, अत्यंत कम तापमान पर आनुवांशिक सामग्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 105 है, WCS का अर्थ है, WCS का फुल फॉर्म बताओ जल्दी फटाफट, इससे क्या होगी बताओ? हैदम
तो सी पे टी लगा दो, वन्य जीव संरक्षण सोसाइटी, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 106 लास्ट क्वेश्चन है। WCS किसके संरक्षण पर केंद्रित है? WCS किसके संरक्षण पर केंद्रित है? तो WC जो होता है ना, वो वन्य जीवन और उनके आवास पर केंद्रित है। तो इस लेक्चर में हमने 106 क्वेश्चन लिए हैं और 106 क्वेश्चन जो हैं वो पेपर सेकंड जोलॉजी के हैं, BSc 6 सेमेस्टर। इन्हीं क्वेश्चन में से ऐसे बहुत से क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम पेपर में फंसेंगे। अच्छे से पढ़ना, याद करना, समझना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।